नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस के 40 बेहतरीन प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए, उसका भाग 10 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से जीके जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर किस मानसून में वर्षा होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर किस मानसून से वर्षा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसको हम साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। तो इसी मानसून से जो है भारत के पश्चिमी तट पर जो है पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। तथा इसी मानसून से ही भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बौद्ध शब्दावली धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है। बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, बुद्ध का प्रथम उपदेश। आप याद कर लीजिएगा। निर्वाण प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब महात्मा बुद्ध के द्वारा वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक जगह है सारनाथ, जब महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था, तो इसी प्रथम उपदेश को ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी किसके दरबार से संबंधित है, यानी कि किसके शासनकाल में यह था याहिया सरहिंदी, आपसे पूछा गया है। तो तारिक ए मुबारक शाही का जो लेखक था, इसका नाम था याहिया सरहिंदी और यह सैयद वंश के समय था। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। सैयद वंश का एक शासक था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह का ही संरक्षण प्राप्त था याहिया सरहिंदी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सैयद वंश का एक शासक था जिसका नाम था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने ही इसको संरक्षण दिया था याहिया सरहिंदी को। तो आप याद कर लीजिएगा। तथा याहिया सरहिंदी की एक फेमस रचना है जिसका नाम है तारिक ए मुबारक शाही। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। तो यहाँ पे 4 वंशों के नाम दिए गए हैं, लोदी, सैयद, तुगलक, खिलजी। आइए इनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनका शासनकाल आपको याद रखना है। इन चारों वंशों ने दिल्ली पर एक एक करके राज किया है। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक राज करता है दिल्ली पर। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी खिलजी वंश की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। खिलजी वंश के बाद टाइम आता है किसका, तुगलक वंश का। तुगलक वंश दिल्ली पर कब से कब तक राज करता है, तो 1320 से लेकर 1402 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तुगलक वंश के बाद समय आता है सैयद वंश का। तो सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक दिल्ली पर राज करता है। खिज्र खां के द्वारा जो है सैयद वंश की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद लोदी वंश आखिरी वंश था सल्तनत काल का जिसने दिल्ली पर राज किया था, क्योंकि इसी के बाद लोदी वंश के बाद ही जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को ही पानीपत के युद्ध में 1526 में हराकर बाबर के द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो लोदी वंश का दिल्ली पर कब से कब तक राज रहता है, 1451 से लेकर 1526 तक। बहलोल लोदी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी इस वंश की, लोदी वंश की। तथा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है और बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है 1526 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से किसमें मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाई दरवाजा में। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले जो है मेहराब प्रणाली का जो प्रयोग है अलाई दरवाजा में किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जो दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, तो कुतुब मीनार के परिसर में ही इस अलाई दरवाज़ा को बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। इसका जो निर्माण है अलाई दरवाज़ा का लाल संगमरमर के पत्थरों से किया गया है तथा इसमें जो है मेहराब प्रणाली का प्रयोग भी किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप है, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है, तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो तंजानिया है यह अफ्रीका के पूर्वी तट का एक देश है और इसी से थोड़ी दूरी पर ही आपको जंजीबार द्वीप मिलेगा। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जंजीबार द्वीप को हम क्लोब आइलैंड भी कहते हैं। क्लोब मतलब लॉन्ग आइलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जंजीबार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो छत्तीसगढ़ है हमारा राज्य, छत्तीसगढ़ के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है, इसकी आपको पहचान करनी है। छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जिला है जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य हमारे कौन कौन से हैं, आइए इनको देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, तीसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ से, चौथा आपका क्या हो जाएगा उड़ीसा से, उड़ीसा के बाद आपका क्या हो जाएगा एक राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये आपके 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, मौका, MOUCA, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर करके स्क्रीन। इसके माध्यम से भी आप इसको इन 5 राज्यों को याद कर सकते हैं। एम से एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर यह गुजरती है, तो बिलासपुर से। आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से यह होकर गुजरती है। तथा हमारा जो भारतीय मानक समय है इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री। आप याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारतीय मानक समय बोलते हैं। तथा यह जो समय रेखा है इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा हमारा जो भारतीय मानक समय है यह GMT से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। बेहतरीन प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सतलज रिवर पर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलज रिवर जो है तिब्बत के राक्षस ताल नामक स्थान से निकलती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो सतलज रिवर पर ही आपका भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है। तो यह तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। कोसी के मैदान की यहाँ पे बात हो रही है कि इसका जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई है 260 मीटर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कोसी नदी जो है इसका उद्गम नेपाल से होता है। तो आप याद रखिएगा कोसी नदी जो है इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह बिहार में आके
गंगा में मिल जाती है। गंगा की यह एक सहायक नदी है तथा इसको जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है कोसी नदी के कारण, क्योंकि यह जो नदी है कोसी नदी सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है, अपने मार्ग को बदलती है, जिस कारण से यह बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। इसी कारण से इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे झारखंड। आप याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में से झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप याद रखिएगा 8 राज्य। ये 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दिए गए ऑप्शन में से झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। लामडिंग जो स्थान है यह किस राज्य में स्थित है? लामडिंग, तो यह मेनली एक रेलवे स्टेशन है जो असम में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, यह एक रेलवे स्टेशन है जो असम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? आपको बताना है उस मुगल शासक का नाम जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल शासक कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो यह था औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में आपको याद रखना है, औरंगजेब का जो राज्याभिषेक था यह 2 बार हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो औरंगजेब था यह कब से कब तक मुगल शासक रहता है? तो आप याद रखिएगा 1658 से लेके यह 1707 तक जो है मुगल सम्राट रहता है, मुगल शासक रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है, इसको जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। तथा इसका 2 बार जो है क्या हुआ था? तो अभिषेक हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहली बार जो इसका राज्याभिषेक हुआ था यह जुलाई 1658 में आगरा में हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहली बार जो इसका राज्याभिषेक था आगरा में हुआ था। कब हुआ था? तो जुलाई 1658 में हुआ था। और दूसरी बार जब इसका राज्याभिषेक हुआ था जब इसने दारा सिकोह को मारा था देवराई के युद्ध में हराने के बाद। देवराई के युद्ध में दारा सिकोह को हराने के बाद जो है दिल्ली में सेकेंड बार इसका राज्याभिषेक होता है। दिल्ली में कब होता है? तो जून 1659 में। तो जून 1659 में इसका दूसरी बार दिल्ली में राज्याभिषेक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। आगरा में पहली बार इसका राज्याभिषेक होता है जुलाई 1658 में, और दूसरी बार राज्याभिषेक इसका होता है देवराई के युद्ध में दारा सिकोह को हराने के बाद दिल्ली में जून 1659 में। तो आप याद रखिएगा। तथा जो औरंगजेब था इसने जो है गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में हत्या करवाई थी। गुरु तेग बहादुर कौन थे? तो ये सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनकी जो हत्या है औरंगजेब के द्वारा ही करवाई गई थी 1675 में। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो औरंगजेब था यह वीणा बजाता था। वीणा जो वाद्य यंत्र है यह काफ़ी अच्छा यह बजा लेता था। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो वीणा वाद्य यंत्र था कौन बजाता था? तो औरंगजेब ही बजाता था। इसके अलावा औरंगजेब के शासनकाल में ही जो हिंदू मनसबदार थे उनकी जो संख्या थी वह सर्वाधिक थी। औरंगजेब के शासनकाल में ही हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी वह जो है सर्वाधिक थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा औरंगजेब ने ही बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था यह किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह जो नाम था किसके द्वारा दिया गया था?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आप याद देखिएगा, दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी यह 1885 में की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनी होती है? स्टेनलेस स्टील जो होती है किससे मिलकर बनी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, क्रोमियम तथा निकेल से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी सीमांत। आप याद देखिएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत का जो है इसी जोन का जो मुख्यालय है वो मालीगांव हो जाएगा। तो इस चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, यह एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भौतिक शास्त्री थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो इंडो ब्रह्मा। आप याद देखिएगा, इंडो ब्रह्म जो नदी तंत्र है यह सर्वाधिक पुराना है। यह हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही बह रही है ये नदी। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और ये आपकी एक हो गई सिंधु नदी। ये हिमालय पार की नदियाँ कही जाती हैं, यानी कि हिमालय के निर्माण से पहले से ही ये बहती आ रही हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये तीनों ही नदियाँ कहाँ से आती हैं? तो तिब्बत के पठार से आती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला जो तेल शोधक कारखाना है वो कोयली है, कोयली। और यह आपको कहाँ मिलेगा? तो यह गुजरात में देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद देखिए, गुजरात में यह स्थित है। कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की जो गति है वह धीमी हो जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेगानी नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, बैगनी होगा। तो बैगनी रंग की जो गति है वह कम हो जाती है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, बैगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कांच में बैगनी प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे कम होती है और लाल प्रकाश की जो चाल होती है वह सबसे अधिक होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कावेरी नदी की कुल लंबाई यहाँ पे पूछी गई है कि कितनी है? तो 802 किलोमीटर। आप याद रखिएगा। और यह जो कावेरी रिवर है, कावेरी नदी है, इसका उद्गम कर्नाटक से होता है। कर्नाटक में कहाँ से? तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहीं से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। विटामिन किसमें सहायता नहीं करते हैं? दिए गए ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है कि जो विटामिन है किसमें सहायता नहीं करते हैं? तो आप याद रखिएगा, ये पाचन क्रिया में सहायता नहीं करते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पाचन क्रिया में सहायता नहीं करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता करते हैं। उपापचय में आवेजक के रूप में यह सहायता करते हैं। रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, लेकिन ये पाचन क्रिया में सहायता नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है कौन मानी जाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है वो CO2 मानी जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तथा इसके अलावा अन्य कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, यानी कि
जो आपकी CO2 है ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। इसके अलावा CH4 यानी कि मीथेन भी आपकी ग्लोबल वार्मिंग फैलाती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी फैलाती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है। लेकिन इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो घातक गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जठर। आप याद रखिएगा, जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको हम जठर ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं जठर रस का श्रवण करती हैं, तथा ये जो जठर रस होता है यह पाचन की क्रिया में सहायता करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो जठर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जठर ग्रंथियां। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा का जो सृजन है कैसे किया गया था, किसके आधार पर किया गया था, यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 को आया था। मार्च 1942 में भी आपका जो क्रिप्स मिशन वो भारत आया था 1942 में। और कैबिनेट मिशन आपका 24 मार्च 1946 को आया था। तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। आप याद देखिएगा, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। वह कौन सा विटामिन है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तथा यह मेनली खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ के लिए सामान्य है? इसमें से कौन सा जो अभिलक्षण है वह भारतीय संघ और अमेरिका के संविधान में समान है? बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में 3 अनुसूचियाँ। आप याद देखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे संविधान का निर्वचन करने हेतु एक संघीय उच्चतम न्यायालय। तो यह जो अभिलक्षण है भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, संविधान का निर्वचन करने के लिए एक संघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये अमेरिकी संघ और आपके भारतीय संघ के लिए सामान्य है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। वहीं भारत में आपने देखा होगा कि केवल जो है एकल नागरिकता है भारत में, लेकिन जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान ये अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यह तो आंसर आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सुपरसोनिक विमान जो होते हैं ये किसको हानि पहुंचाते हैं? सुपरसोनिक विमान जो है किसको हानि पहुंचाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल को, ओजोन परत को। आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आम आदमी बीमा योजना जो भूमिहीन ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई थी, यह योजना किसने शुरू की थी, यह पूछा गया है। तो आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई थी, इसको शुरू किया गया था LIC के द्वारा 2 अक्टूबर 2007 को। कब? तो 2 अक्टूबर 2007 को LIC के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, LIC के द्वारा। LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। पाचन है, पाचन क्या होता है?
भोजन को जटिल से सरल अणुओं में बदलने की क्रिया, या सरल से जटिल अणुओं में बदलने की क्रिया, या जीव द्रव्य में बदलने की क्रिया। तो पाचन क्या है, तो आप याद रखिएगा, पाचन जो है भोजन को जटिल से सरल अणुओं में बदलने की एक क्रिया होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आम आदमी बीमा योजना के बारे में कुछ डिटेल दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आप याद रखिएगा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का जो प्रयोग है यह ऊंचाई को नापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। वहीं बैरोमीटर की सहायता से हम वायु का दाब मापते हैं, प्रेशर, वायु का प्रेशर जो होता है, वायु का दाब जो होता है, इसको हम बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो द्रवों का घनत्व होता है, द्रवों का जो घनत्व होता है उसको हम हाइड्रोमीटर की सहायता से मापते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रख लीजिएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग को जो है अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक हम बोलते हैं MS स्वामीनाथन को। तो दोनों ही नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जनक क्या हो जाएगा? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है यह हम कहते हैं MS स्वामीनाथन को, और पूरे विश्व में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। तो इस प्रकार से 30 प्रश्नों को आज हमने कवर कर लिया है। थोड़ा मेरे फ़ोन के स्क्रीन में और डिस्प्ले में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, तो इसकी वजह से क्लास को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।